हेलो फ्रेंड्स। कल की वीडियो का शीर्षक था हमारा कि निफ्टी 17,000 के पार, यानी कि 17,000 की तैयारी। कल ये शीर्षक हमने रखा था वीडियो का, और उस शीर्षक के साथ साथ जब फ्राइडे के सेशन में मैंने आपके साथ चर्चा की थी, तो उस चर्चा के अंदर मैंने बोला था कि 17,000 और 17,100 तक बाजार को लेके जाया जा सकता है। और ये देखिएगा वहाँ पर बाजार गया भी, और उसी के आसपास जो है आज क्लोजिंग हुई, उसके भी 32 पॉइंट ऊपर आपको क्लोजिंग मिली है। और इस सब का श्रेय जाता है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को। और देखिएगा इन दोनों कंपनीज के अंदर शॉर्ट्स वाली पोजीशंस बुरे तरीके से फंसी हुई हैं, क्योंकि फंडामेंटल वैल्यूज़ के हिसाब से अगर हम बजाज फाइनेंस को अगर हम देखें तो वो वैल्यू शायद जस्टिफाई नहीं होती है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जब पैसे आते हैं तो देखिएगा वो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी और बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज में दब के पैसा लगाते हैं। तो आज एफआईआईज ने करीबन करीबन 4,500 करोड़ के आसपास की कैश में बाइंग की, और ये कैश की बाइंग जो फ्यूचर्स में लगातार बाइंग हो रही थी उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में, उसके मद्देनज़र शायद लग रही है। तो वो स्टॉक के अंदर जो उन्होंने बाइंग की थी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, उसके लिए उन्होंने अभी जबरदस्त तरीके से कैश में बाइंग की, और कैश के कारण जो फ्यूचर्स के अंदर जो शॉर्ट्स वाले लोग थे वो ट्रैप हो गए, और उसके साथ साथ जिन्होंने भी कॉल बेच रखी थी वो भी ट्रैप हो गए। तो इस तरीके से बजाज फाइनेंस या इसी तरीके की जो और कंपनी है जहाँ पर कि एफआईज की बाइंग थी, वहाँ पे जबरदस्त तेजी देखने के लिए मिली। अभी देखिएगा बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो भी अभी मजबूती के साथ जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी के अंदर कोई एक बार तेजी की पोजीशंस बनाई जाए। लेकिन अभी देखिएगा 17,400, लेकिन 36,400 पे हो सकता है कि थर्सडे की एक्सपायरी है तो उसका इंतज़ार किया जाए। तो हो सकता है कि कल, और अभी 2 दिन बाजार इतना चला है, 2 दिन में आप देखिएगा 425 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी के अंदर हुई है, और 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी आपको सेंसेक्स में मिल गई। तो ये देखिएगा कि इस तरीके की तेज़ी आपने बहुत ही कम समय में देखी होगी। तो आपके सामने एक तरीके का चमत्कार है ये। लेकिन इस चमत्कार के ऊपर एक चीज़ और भी ध्यान रखनी पड़ती है आपको, कि जब इस तरीके के चमत्कार होते हैं तो जब शार्प राइज होता है तो ये बात ध्यान रखनी पड़ती है आपको कि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है आगे चल के। तो अब मूवमेंट्स जो है ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। रीज़न ये है कि जो 2 दिन के अंदर जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनके पास जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, वो सेल करने आ जाते हैं। अरे भाई इतना अच्छा पैसा बन रहा है 2 दिन 3 दिन के अंदर, और 1 महीने के अंदर आपने देखिएगा इसी महीने के अंदर आपने 1,000 पॉइंट की रैली की। तो यहाँ पर उस तरीके की जो अप्रोच है वो वोलेटिलिटी वाली है। इसके अलावा देखिएगा बेइंतहा पैसा जो है विदेशों से आ रहा है, और जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग जिसकी कल मैंने चर्चा की थी उसके बाद जो है और उस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। मेरी हालांकि आज थोड़ी सी हल्की सी कॉन्ट्राव्यू हो सकती है जब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। अब जीडीपी के डेटा देखिएगा, पिछले साल 24% 25% के आसपास हम गिरे थे, 24.4 के आसपास, यानी कि 25% गिरे थे। हमारी 100 रुपये की जीडीपी थी 2019-20 में, वो गिर कर जो है 75 हो गई थी, अगर 100 रुपये की हम बेस लेते हो, और 75 हो गई थी। अब हमारी 20% बढ़ गई, यानी कि 75 के ऊपर 20% बढ़ गई। तो 75 में 20% बढ़ गई तो इसका मतलब होगी 15 बढ़ गई, यानी कि 90 हो गई। लेकिन आप ये देखिएगा 2019-20 के सामने आज भी जो हमारी 100 रुपये की जीडीपी थी वो 90 रुपये है। तो कोविड का इम्पैक्ट ये हुआ कि इस ग्रोथ के बावजूद भी, जो ग्रोथ आपको दिखाई जा रही है उस ग्रोथ के बावजूद भी हमारी जीडीपी 2019-20 के लेवल से कम है जो सेम क्वार्टर में आई थी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वार्टर से कम है। लेकिन भाई साहब उसके सामने ये मत देखिए कि हमारा देश की इनकम है या नहीं है, देश की जीडीपी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। आपको ये देखना है कि भाई साहब देश में पैसा कितना आ रहा है। तो जो करेंसी छपी है यूएस के अंदर और इंडिया के दौर अंदर भी कोविड की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो अब स्टॉक मार्केट उसको चेस कर रही है। तो अब ये जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है इसके अंदर ये बात ध्यान रखिएगा कि वैल्यूएशंस मायने नहीं रख रहे हैं। बहुत सारे शेयर्स जो हैं वैल्यूएशंस की धज्जियाँ उड़ गई हैं, लेकिन बाजार है, बाजार अभी चल रहा है। अब इस तरीके से नॉर्मल केस में जब 2-3 दिन बाजार चल जाते हैं इस तरीके की, तो एक जो है पोज जो है आता है। तो आज बैंक निफ्टी में तो पोज था लेकिन निफ्टी में पोज नहीं था। तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी को खींचने की कोशिश तो होगी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 36,500 पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो शायद मंडे और ट्यूसडे, जो मंडे और ट्यूसडे की जो तेज़ी है उसके बाद शायद थोड़ा विराम वहाँ पे लगे 2 दिन। तो थर्सडे की एक्सपायरी में, नहीं तो मैंने आपको बोला था कि कॉल ऑप्शंस के जो बायर्स है वो पैसे बना लेंगे, और आज देखिएगा निफ्टी में तो उनके पैसे बनवा दिए। तो क्या बैंक निफ्टी में भी बनवाएंगे? मुझे उसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है।
और जो जीडीपी के डेटा हैं वो कल दिखेंगे कि जी 20% ग्रो हो गई, लेकिन उसका रैशनल मैंने आपको बता दिया। तो सेल ऑन न्यूज़ जो है कल हो सकता है। तो 17,132 शायद अभी एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है निफ्टी जहाँ पर अभी आया है, तो शायद 1-2 दिन 3 दिन जो है कंसोलिडेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी बुल्स जो है कुछ दूसरे शेयर्स को खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि आज जो है विक्स के अंदर तेज़ी देखने के लिए मिली। आज ऑप्शंस के प्रीमियम जो है बढ़ गए, यानी कि जो सेम स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन कल सेम प्राइस के ऊपर जो चल रही थी उससे आज 15 से 20% प्रीमियम ज़्यादा थे सेम रेट होने के बाद भी, जबकि एक दिन कम हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बता रही हैं कि वोलेटिलिटी आगे है। तो अब वोलेटिलिटी जो है आपको जो है देखने के लिए मिलेगी 1 या 2 दिन के अंदर भी। कल भी आपको वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, और आज भी आपने देखा कि बैंक निफ्टी में तो वोलेटिलिटी आज भी थी, लेकिन निफ्टी में नहीं थी, निफ्टी एक तरफा चला। अब ये देखिएगा निफ्टी की जो कैंडल्स हैं, ये जो 3 कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल पहले भी बनी, और मैं कल ही चर्चा आपके साथ कर रहा था। देखिएगा ये 3 कैंडल ऐसी बिल्कुल ग्रीन, उसके बाद फिर रेड कैंडल, इसी तरीके के ब्रेकआउट है। ये देखिएगा 4 कैंडल रेड, और इसी तरीके से ये ब्रेकआउट दिया था जब मैंने आपको बताया था कि जब 16,000 ब्रेक हुआ था, तो 4 कैंडल ग्रीन, फिर कंसोलिडेशन, और अब क्या लगातार चले हैं। तो लगातार चलें तो इसका मतलब ये होता है कि जब इतनी तेज़ी से जब बाजार चलते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कैंडल रेड भी बड़ी बन सकती है। तो रेड कैंडल भी बड़ी बन सकती है, यानी कि जो बाजार पिछले 3-4 दिन में चले हैं उसका 30% तक नीचे भी आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी और 400 से 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी नीचे की साइड अब मार सकता है। हो सकता है कल या थर्सडे को, या हो सकता है शुक्रवार को। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि ऊपर भी एक रेजिस्टेंस आएगा। तो अभी जो आज जहाँ जिन लेवल्स पे, तो हो सकता है कि कल 17,200 एक बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और वहाँ से रेजिस्टेंस है, और एक बार 17,000 के आसपास जो है इंडेक्स मंडराता हुआ नजर आए। क्यों, लेकिन बुल्स पूरी जान लगा देंगे भाई, 17,000 तो टूटने नहीं देंगे, और सीधी सी बात है बियर्स है ही नहीं बाजार में। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं भाई साहब, 2 दिन में 4% 3% इंडेक्स चलता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भाई साहब इंडेक्स फंड्स के अंदर आ जाती है। तो जो इंडेक्स फंड में बैठे हुए प्लेयर्स हैं वो कहते हैं यार अब इंडेक्स आ गया ऊपर, भैया अपना माल बेच ले अब। तो इस वजह से जो है ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। अब देखिएगा आज का सरताज था बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों की वजह से आज बहुत बढ़िया तेजी, यानी कि दोनों ने 50 पॉइंट से ज़्यादा की निफ्टी में तेजी थी। TCS 16.8, HDFC 13.7, भारतीय एयरटेल 12.77। और अब देखिएगा भारतीय एयरटेल में राइट इशू की खबर के बाद कि भाई उसकी डेट इक्विटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो इक्विटी से पैसा आएगा उससे जो लोन्स हैं, यानी कि जो बोरोइंग्स हैं शेयर कैपिटल के सामने, उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शायद भारतीय एयरटेल में री रेटिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपको भारतीय एयरटेल के शेयर्स में तेज़ी देखने के लिए मिली। इसके अलावा TCS के अंदर देखिए बेशक से डॉलर जो है कमज़ोर हुआ, रुपया हमारा मजबूत हुआ, उसके बावजूद TCS की इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट था। लेकिन भाई साहब अभी प्लेयर्स को तेज़ी खेलनी है, और TCS भी FIs का फेवरेट स्टॉक है। आप देखिएगा FIs के 5 फेवरेट स्टॉक आज आपको तेज़ी में नजर आ रहे हैं। रिलायंस, नेस्ले, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक और BPCL कमजोरी के साथ थे। और एक खराब खबर ऑटोमोबाइल्स के लिए कि मारुति अपनी 40% से लेकर 60% तक सेल कट कर सकती है सितंबर में, प्रोडक्शन कट कर सकती है सितंबर के दौरान, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर का इशू है वो उस कंपनी के पास भी आ रहा है। और अगर ये होता है तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो ओवरऑल इकोनॉमी में पड़ते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये वास्तव में एक ग्रोथ वाला सेक्टर है, जिससे जो है दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है और सर्विस इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है। तो ये केवल मारुति तक सीमित नहीं रहने वाला, ये बाकी कंपनीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो ऑटोमोबाइल्स के लिए ये ख़राब खबर है। और देखिएगा ऑटो अगर ख़राब करेगा तो बैंकों के लिए भी पॉजिटिव तो है नहीं, लेकिन देखिएगा अभी सट्टा चल रहा है बाजार में पूरा। तो अब ये खबरों के से ज़्यादा जो इम्पैक्ट शायद ना भी हो, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑटोमोबाइल्स के लिए श्योरली ये अच्छी खबर नहीं है। और कोई बड़ा प्रेशर भी जो है, क्योंकि 1 महीने की सेल है तो आप सोच रहे हो कि अगले महीने ठीक हो जाएगी, उसके कोई अभी परिणाम हमें नहीं पता है कि क्या सितंबर में इम्पैक्ट करेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या अगले 6 महीने तक इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कुल मिला के एक बैड न्यूज़ है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स को फाइनेंस करने वाले लोग हैं, यानी कि जो NBFCs हैं या बैंक्स हैं, उनके लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन भाई साहब देखिए बाजार में बेइंतहा पैसा आ रहा है, उसको देख के जो है मंदी करना बहुत ही मुश्किल काम है इस समय पर लेकिन देखिएगा ऐसी तेज़ी में भी बड़े प्लेयर्स मंदी खेलते हैं। वोलेटिलिटी तो पक्की आएगी। अब यहाँ पे देखिएगा NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशो, और ये भी देखिएगा आपको इतनी तेज मार्केट के बावजूद भी जो एडवांसेस सुबह
करीबन 1200 के पास थे, वो शाम होते होते एडवांस 866 हो गए और डिक्लाइन वाले बढ़ गए। यानी कि जो अभी 2-3 दिन से इस रुख का बदलाव हो गया था, वो रुख दोबारा से धीरे धीरे पनप रहा है, यानी कि मंदी वाले शेयर्स बढ़ने लग गए हैं दोबारा। और आज का बाइंग भाई साहब 3881 करोड़ की, इस महीने के अंदर इतनी बड़ी बाइंग्स हमने एफआईज की एक बार भी नहीं देखी। तो एफआईआईज की इस महीने की सबसे बड़ी बाइंग। और इसके बाद देखिएगा इस महीने में कुल सेलिंग तो पूरा महीना कंप्लीट हो गया है, तो 2568 की। और देखिएगा डीआईज ने, मैंने अभी बोला ना कि इंडेक्स फंड में सेलिंग हो जाती है, तो भाई साहब म्यूचुअल फंड्स को पता भाई साहब हमारे इंडेक्स की वैल्यू बहुत अच्छी हो रही है, भैया बेचो आज माल। तो देखिएगा डीआईज ने देखिएगा माल बेचा। लेकिन एफआईज देखिएगा दूसरे तरीके से खेलते हैं। एफआईज ने क्या किया, मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अगर आप पूरे डेटा को देखिएगा, मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये इन डेटा को देखो ध्यान से समझना है आपने। उन्होंने महीने की शुरुआत में क्या किया, उन्होंने क्या किया देखिए, अभी तो कुछ ही दिन के डाटा हैं। 2722 की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, 24 अगस्त को स्टॉक फ्यूचर में 2400 की बाइंग, 818 की 25 अगस्त को बाइंग, 1997 की 26 अगस्त को बाइंग, 27 अगस्त को 1916 की बाइंग, 1446 की, 2589 की। ये बाइंग कौन से शेयर्स में है? अब इस महीने के एफआईज के फेवरेट स्टॉक निकालो। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, इस महीने के अंदर करीबन दोनों शेयर्स 8 से 9% चले हैं। HDFC, रिलायंस में भी 150 रुपये की चाल थी। HDFC बैंक 70 रुपये चल चुका है, 70-80 रुपये क्रेडिट कार्ड की खबर के बाद। यानी कि जो भी एफआईज के शेयर्स हैं, जो एफआईज की पसंदीदा शेयर है, टीसीएस देखिएगा, मैंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अगर बाजार को ऊपर ले जाना है टीसीएस, तो जो एफआईआईज, आज भारतीय एयरटेल देखिएगा एफआईआईज के फेवरेट स्टॉक है, तो आज उसमें भी तेजी आई। तो एफआईआईज ने इन सारे शेयर्स को बाई किया। अगर अब फ्यूचर में क्या होता है, अगर आपने फ्यूचर ले लिया, अब फ्यूचर आप ले रहे हो, तो फ्यूचर आपको सस्ता कम मिलेगा जब आप माल बेचोगे। तो आप क्या करते हो रहे, कैश में माल बेचते रहे, कैश में माल बेचते रहे। जब आप बेचोगे, थोड़ा दूसरा बेचेगा, तो वो शेयर ज़्यादा नीचे आ जाएगा। जब ज़्यादा नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं, आपने फ्यूचर खरीद लिया। और जब वो फ्यूचर आपने भर लिया अपनी जेब के अंदर, फिर आपने कहा भाई साहब अब दुनिया ने शॉर्ट बना दिया, सबको लग रहा है कि इन फ्यूचर्स में मंदी होएगी। लेकिन उन्होंने वो फ्यूचर्स एफआईज ने खरीद रखे थे, क्योंकि वो कैश में माल बेच रहे थे। और उन्होंने 2 दिन से क्या किया भाई साहब, कैश में उन्हीं शेयर्स को उठा लिया। यानी कि जिन शेयर्स में मंदी थी, उन्हीं शेयर्स के अंदर जिनमें फ्यूचर्स खरीद रहे थे, उन्हीं का अब उन्होंने कैश में माल उठा लिया। अब जो कैश में माल उठा लिया, तो आज देखिएगा भाई साहब बहुत ज़्यादा लोग जो है आप परेशान मिलेंगे आपको। बजाज फाइनेंस के अंदर जो शॉर्ट ट्रेडर्स थे, और बजाज फिनसर्व के अंदर, HDFC लिमिटेड के अंदर, TCS के अंदर, तो इस तरीके के बहुत सारे शेयर्स जिनसे ये इंडेक्स चल रहा है, वहाँ पर जनरली पहले वीकनेस नज़र आ रही थी पहले हफ्ते में, और दूसरे शेयर तेजी कर रहे थे। और उनके अंदर उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन बनाई, खुद माल बेचा कैश में, और कैश में माल बेचा, फिर लोग भी माल बेचते हैं कि यार इसमें तो वीकनेस है, फिर सब लोग वीकनेस के अंदर और मंदी बना लेते हैं। इन लोगों ने पहले फ्यूचर में शेयर खरीद लिए, तो फ्यूचर बाइंग से कोई शेयर तो इन्होंने खरीदे नहीं, और जैसे फ्यूचर की इनकी बाइंग खत्म हुई, इन्होंने भाई साहब झड़े लगा दी, कैश में खरीद लिया। जब कैश में खरीदोगे तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो इस वजह से आपको बजाज फाइनेंस और इन दोनों के अंदर तेजी देखने के लिए मिली। अब इंडेक्स के अंदर तो इन्होंने सेलिंग कर दी, तो इंडेक्स में देखिएगा कोई ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं है। 2566 करोड़ है, जितना इंडेक्स बेचा है उतना ही इन्होंने कैश में, सॉरी इंडेक्स खरीदा उतना ही कैश में बेचा है। तो सारा गेम इन्होंने कहाँ किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में। तो स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने ये किया, नीचे माल उठाया और ऊपर अब देखिएगा शॉर्ट कवरिंग में स्टॉक स्पेसिफिकली फंसा दिया। अब निफ्टी बैंक देखिएगा 36,426, ये हालांकि एक रेजिस्टेंस पॉइंट के पास है, और 36,550 पे अच्छी ओपन इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है। लेकिन देखिएगा अब अगर उन्होंने यहाँ पे भी बाइंग कर रखी होगी, तो वो यहाँ पर भी चला सकते हैं, अगर ऐसा हो सकता है। क्योंकि फरवरी में भी ऐसा ही हुआ था, जब बजट आया था तो सब चीज़ें मंदी बना दी थी और नीचे बाजार आ गया था। और जब बाजार नीचे आया तो ऐसा माहौल था कि भाई सब हर बजट पे बाजार गिरता है। इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, और फिर देखिएगा वो उसके बाद कैश में खरीदते रहे। तो वो बजट के बाद जो है आपने बैंक निफ्टी में हाई लेवल जो देखे थे, जो भी आपको नज़र आए। हालांकि बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें फंडामेंटल्स बहुत वीक है, लेकिन भाई साहब लिक्विडिटी की वजह से आज 36,000 ये बाजार खड़ा है। अगर निफ्टी के अंदर जरा सी भी कमजोरी आएगी, तो आप समझिएगा बैंक निफ्टी सबसे पहले जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, तो भाई साहब बैंक निफ्टी को तो सहारा मिल ही रहा है। अगर निफ्टी के अंदर जरा सी भी कमजोरी होती है, तो आपको बैंक निफ्टी 32,000 31,000 के आसपास मिलता है।
अभी देखिएगा ये कैंडल, ये निफ्टी बैंक के अंदर भी कैंडल देखिएगा, 4 ग्रीन कैंडल हो चुकी है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो 36,400 का अहम लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि ये दिखा दिया जी हम बुल्स हैं, यानी कि आज भी बुल्स वाली क्लोजिंग हुई है। लेकिन ये कभी कभी भ्रमित करती है, भ्रमित इसलिए करती है कि सब लोगों को कॉल खरीदवा दी। और देखिएगा आज कॉल वालों को कोई पैसे नहीं बने। कॉल वालों के पैसे क्यों नहीं बने? क्योंकि बाजार वहीं पर खड़ा रहा, एक बार नीचे गया ऊपर गया तो उसी रेंज में रहा। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो लोग खरीदते हैं वो निफ्टी की नहीं खरीदते हैं, वो बैंक निफ्टी की खरीदते हैं। तो बैंक निफ्टी की कॉल ज़्यादा खरीदते हैं या बैंक निफ्टी की पुट ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि नहीं चलाया। और निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा क्या, ये मैंने आपको बोला कि 4 आपको कैंडल्स, हालांकि देखिएगा 36,400 के ऊपर क्लोजिंग है। तो हालांकि ब्रेकआउट कैंडल मानी जा सकती थी, लेकिन जो है ये डोजी टाइप की जो है कैंडल है, तो इस वजह से इसके बाद मूव ऊपर या नीचे के बड़े आते हैं। तो जो भी मूव होंगे कल बड़े होंगे, छोटे मूव नहीं होंगे, ऐसी संभावना हमें लगती है। निफ्टी बैंक के जो भी मूव होंगे ऊपर या नीचे के बड़े होने की काफ़ी अच्छी संभावना है। आज देखिएगा HDFC बैंक ने 1581 और 1580 पे भाई साहब इतने सेलर थे, फेंक रहे थे माल को, 78 79 पे जा रहा था, लेकिन बायर इतना पॉजिटिव था आज कि भाई साहब मुझे तो माल खरीदना है। ICICI बैंक ने भाई साहब अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया आज। कोटक महिंद्रा बैंक ने 23 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, SBI, और अभी तो भाई साहब SBI को लोग खींचने लग जाएंगे, हालांकि FI SBI को नहीं खींचते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा रुझान नेगेटिव मिल रहा है। और एक्सिस बैंक, अब ये है यहाँ का माहौल। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भाई साहब हर रोज़ कोई ना कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जा रहा है। और नौकरी कौन छोड़ के जा रहा है? जहाँ पर कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, यानी कि कभी इंटरनल ऑडिटर छोड़ के जा रहा है, कभी आपका ऑपरेटिंग ऑफिसर छोड़ के जा रहा है, अभी वो रिस्क मैनेजर छोड़ के चले गए। तो ये भाई साहब मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मुझे ना कुछ येस बैंक की याद दिला रहा है। ये जैसे राणा कपूर चलाते थे ना कि भाई साहब किसी को कोई भनक नहीं होने देनी है, उस स्टाफ को बदल देना है। और जो, क्योंकि वो मोस्टली चार्टेड अकाउंटेंट, उनको पता है यार उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उनको जो ड्यू डिलीजेंस है वो फॉलो करनी पड़ती है। उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू जैसे ही आएंगे उनको साथ साथ अपने प्रोफेशनल कंडक्ट भी फॉलो करने हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंस जाएंगे। तो इस वजह से आप देखिएगा कि बहुत सारे जो है लोग वहाँ से छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसे केस के अंदर, क्योंकि जो इस तरीके की ग्रोथ दिखा रहा है, येस बैंक भी ऐसी ग्रोथ दिखाता था, अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऐसी ग्रोथ दिखाता है, भाई साहब हमारी तो इतनी तगड़ी ग्रोथ होगी, 20% का CAGR हो गया। तो यार ऐसा डाउट होता है, क्योंकि जब बड़े से बड़े दिग्गज बैंक नहीं कर पा रहे और जिनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे रिजल्ट देता है, उसके बाद एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, तो डाउट तो यार होता है इस पर। तो मैं तो हालांकि शेयर्स को कभी लेना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मुझे जहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं होती हुई नज़र आती है, मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट रहता है। तो मुझे इस पर वैसे भी डाउट है। तो मैं आपको बस यही बोलूँगा यार, कमाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में ना तो शॉर्ट करिएगा, ना बाय करिएगा, ना लॉन्ग शॉर्ट, क्योंकि इसमें ऑपरेटर किसी भी तरफ फंसा सकते हैं। बट कुल मिला के आज 8-10% से भी ज़्यादा की इसमें गिरावट आई, और ये शेयर्स ऐसे ही रहता है। इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक और बंधन बैंक, इसके अंदर भी गिरावट थी। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमोटेड कंपनी, संजय अग्रवाल जी चलाते हैं इसको, लेकिन कुल मिला के यार डाउट होता है। बस मैं तो आपको यही बोलूँगा, इस पर मतलब यकीन नहीं होता इसके फाइनेंशियल्स पे। उसके अलावा देखिएगा भारतीय एयरटेल आज 7% की तेजी, 600 के ऊपर इसका टिकना बड़ा मुश्किल हो रहा था, मैंने पीछे ही बात की थी। लेकिन कल परसों राइट इशू की खबर आई, भाई राइट इशू आएगा। अब राइट इशू से क्या होगा, नई इक्विटी आएगी तो डेट की परसेंटेज कम हो जाएगी और उसमें लीवरेज कम हो जाएगा बैलेंस शीट में, उसका इम्पैक्ट शायद हमें लगता है। बजाज फाइनेंस क्यों चला, बजाज फिनसर्व क्यों चला, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आइसर मोटर में भी 4.91% चला। लेकिन देखिएगा अभी ये जो सेमी कंडक्टर की खबर आ रही है ना भाई साहब, ये फंडामेंटली बहुत वीक है। मतलब आप ये समझिएगा कि 2-3 महीने के लिए अगर कंपनी पे इस तरीके का डेंट पड़े, पिछले साल डेंट पड़ा, तो एक सीवियर जो है चैलेंज है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए। स्पेशली मारुति पर अभी खबर आज जो है अभी प्रकाशित हुई है। और टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, रिलायंस इंडस्ट्री तो गिर तो कुछ था ही नहीं रहा, सभी चल रहे थे। टाटा मोटर 287 पे जो है लास्ट क्लोजिंग हुई है। अब देखिएगा इसकी जो टाटा मोटर्स के ऊपर जब 320-330 पे चल रहा था, तब सेमी कंडक्टर की न्यूज़ के ऊपर पिटाई हो चुकी है। देखिएगा ऑप्शन के अंदर एक बात बताता हूँ, देखिएगा 17,200 पे 7,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले आ गए, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट 17,150 पे लिखने आ लगे, और 17,100 पे 11,800। इतनी तेज़ी होने के बावजूद अगर कॉल के राइटर राइटिंग कर रहे हैं, यार गजब कॉन्फिडेंस है। मतलब मैं पिछले हफ्ते नहीं देख रहा था ये कॉन्फिडेंस, गजब कॉन्फिडेंस है। गजब कॉन्फिडेंस किस लिए भाई साहब, इतनी तेज़ी होने के बावजूद
भाई साहब कॉल के राइटर कह रहे हैं भाई अब नहीं जाएगा बाजार, पर कॉल के राइटर को देखो एक कंफर्ट रहता है। कॉल के राइटर को एक कंफर्ट क्या रहता है, कॉल के राइटर को एक बड़ा अच्छा कंफर्ट ये रहता है कि कॉल का राइटर, मैं आपको बता दूं, कॉल का राइटर को कंफर्ट ये होता है कि कोई बात नहीं, पोजीशन को अगले हफ्ते रोल ओवर कर लेगा। सेम स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन जितने रुपए में खरीदेगा उससे 10-20 रुपये महंगी बिकेगी। तो जो वो लोग थोड़ी बड़ी मंदी के हिसाब से खेलते हैं वो शायद एक्टिव है यहाँ पे, पर आज गजब कॉन्फिडेंस है। तो इसको देख के तो लगता है यार 17,200 को पार नहीं करने देंगे ये, जिस तरीके से कॉल राइटिंग हुई है। और पुट राइटिंग हुई है देखिएगा जी 17,000 पे, तो 17,000 तो तोड़ने देंगे नहीं, तो 90,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए। तो ये भी पक्का है कि भाई सब थर्सडे तक की एक्सपायरी में 17,000 टूटना नहीं है। 17,200 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा वो तो आगे बताएंगे, ठीक है जी। बट कल देखेंगे, तो कल शायद 17,200 नहीं टूटना चाहिए, टूट भी जाएगा तो क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी गजब कॉन्फिडेंस है। 17,000 कॉन्ट्रैक्ट 36,500 पे लिख दिए, 36,400 की कॉल पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहीं पर देखो पुट लिखने वालों ने भी हिम्मत दिखाई है। 36,400 की पुट पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं, 36,500 पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, 36,000 पे अनवाइंडिंग हो गई। तो ये थोड़ा सा डाउट रेज कर रहा है कि कहीं ऊपर से सेलिंग आ गई तो क्या 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है इस एक्सपायरी में। हाँ, उसके चांसेस मुझे लगते हैं। और इवन जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट 36,000 में साफ हुआ, केवल 61,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 61,000 तो 36,500 पे, जबकि वो 400 पॉइंट दूर है अभी। तो इसको देख कर तो ऐसा लगता है कि भाई साहब पुट के राइटर अब जो है मन बना रहे हैं कि भाई कम पुट राइटिंग करो, कि बाजार अगर ऊपर से गिर गया तो पुट के राइटर फंस सकते हैं। ये देखिएगा ये 1.56 है। तो बैंक निफ्टी में देखिएगा कल मैंने बात की थी 1.3 पे थी, थोड़ी सी गुंजाइश थी, वो थोड़ी सी गुंजाइश आज बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स की शॉर्ट कवरिंग से चल गई। बैंक निफ्टी देखिएगा 1.09 है, तो ये हो सकता है चल सकता है, न्यूट्रल आने की दोनों साइड जा सकता है बाजार। और इसके अलावा देखिएगा जीडीपी के डेटा जो मैं बताया था कि जो जीडीपी के जो डेटा है रुपीज़ इन करोड़ थे 1920 के अंदर जो है सेम क्वार्टर के अंदर 35,66,708 करोड़ थी, जो है पिछले साल फिर घटकर ये 35 से घट के 26.95 हो गई थी, और इस बार बढ़कर 32.38 है। तो 19 वाली से भी देखिएगा अभी कम है, 32 है, जो 35 थी वो 32 है, यानी कि करीबन 10% कम है। तो जीडीपी के डेटा से अगर हम ये आकलन लगाएं कि भाई जीडीपी 20% बढ़ गई, पिछले साल लॉकडाउन था यार, उसको भी तो देखो, अगर उसको देखें तो भाई सब ठीक है बढ़ गए 20%, लेकिन अगर उससे भी पिछले साल से जाएँ तो 2019 वाले लेवल पर भी अभी नहीं आया 2019-20 पे। तो उसके सामने स्टॉक बाजार बड़ा महंगा लगता है, लेकिन भैया बाजार में पैसा चल रहा है, बाजार पैसे से चलता है। हाँ, लेकिन अब इस समय पर बाजार मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहे हैं इंडेक्स के फ्रंट के ऊपर भी। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बोला था कि रिस्की लग रहे हैं, अब मुझे रिस्की लगने शुरू हो गए। तो अभी रिस्की इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उन पे मुझे ज़्यादा एतबार है नहीं। तो ये मेरा एनालिसिस, आपको कैसा लगे जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।